हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इकोनॉमिक्स विद प्रियंका वर्मा। पिछले वीडियो में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स मैंने बताए थे इसमें पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड किए जाते हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें पिछले वीडियो की यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि किसी कंट्री के द्वारा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसका एक विवरण होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम क्रेडिट एंड डेबिट के थ्रू शो करके बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इसमें कोई किसी इसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या फिर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है, कोई जो है कोई कंपनी भी कर सकती है, और कोई और गवर्नमेंट के द्वारा भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस से देखें ये हमेशा बैलेंस में रहता है, लेकिन अगर हम बिहेवियरिस्टिक प्रोसेस से देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी बैलेंस नहीं रहता है, चाहे वो सरप्लस में रहेगा या फिर वो डेफिसिट में रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो स्ट्रक्चर किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो सबसे पहले जो है इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेनली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है, जो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट को हम चालू खाता कहते हैं, कैपिटल अकाउंट को पूंजी खाता कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को हम वित्तीय खाता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। करंट अकाउंट की मीनिंग क्या होती है। करंट अकाउंट मतलब ये किसी देश की एक पर्टिकुलर टाइम में नेट इनकम को दिखाता है कि वो देश उस पर्टिकुलर टाइम में कितना अर्न कर रहा है, वो देश कितना ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से वो देश चल रहा है। तो वो उसके अर्निंग को शो करता है या उसके लॉस को शो करता है, कितना वो अर्न कर रहा है, कितना वो पेमेंट कर रहा है, इसको दिखाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट को यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक विजिबल कंपोनेंट्स होता है, दूसरा उसमें इनविजिबल कंपोनेंट्स की बात की जाती है। इन्हें 2 पार्ट्स में है, विजिबल ट्रेड या कि विजिबल कंपोनेंट, दूसरा इनविजिबल ट्रेड या इनविजिबल कंपोनेंट। तो अगर हम विजिबल ट्रेड या फिर हम विजिबल कंपोनेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसमें गुड्स को दिखाया जाता है, यानी दृश्य वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं, विजिबल गुड्स होती हैं उसमें, कि हम जब दूसरे देश को कुछ भेज रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम कितनी वस्तुओं को भेज रहे हैं, कितनी मतलब क्वांटिटी की गुड्स को भेज रहे हैं, कितनी वॉल्यूम है उसकी, यानी कुल मिला उसको हम देख सकते हैं दूसरे देश को भेजते समय। अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो उसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है, उसमें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र इंक्लूड किया जाता है। इनविजिबल यानी सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं भेजते समय। हम जब ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम देख नहीं सकते हैं कि कितना हम भेज रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं, लेकिन हम गुड्स को देख सकते हैं। तो गुड्स हमारी जो होंगी वो विजिबल ट्रेड में आ जाएंगी, और जो इनविजिबल ट्रेड में हमारी सर्विसेज आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आ जाएंगे, जिसमें हम प्राइवेट रेमिटेंस को भी इंक्लूड करते हैं। प्राइवेट रेमिटेंस मतलब क्या होता है कि अगर हमारे देश के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कुछ भेज रहे हैं, कोई मनी जो अर्न करके भेज रहे हैं, तो हमारे देश की बैंक में उसको डिपॉजिट करके, उसको एक्सचेंज करके उनकी फैमिली तक उसको पहुँचाया जाता है। तो ये क्या होता है, प्राइवेट रेमिटेंस होता है, ये कि यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है एक हिसाब से, उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। तो सर्विसेज का लेन देन किया जाता है। सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम कहें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ जाएंगी, यानी कि भेजने में हम अगर हम कुछ भेज रहे हैं बाहर तो क्या होगा, कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो आ जाएगा उसमें, जो इंश्योरेंस सर्विसेज आ जाएंगी वो आ जाएंगी, बैंकिंग सर्विसेज आ जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपस में लेन देन की जाती हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में। तो और फिर नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मतलब उसमें गिफ्ट डोनेशंस आ जाते हैं कि हम दूसरे देश को कितने गिफ्ट्स दे रहे हैं, क्या डोनेशंस, कितनी डोनेशंस दे रहे हैं। तो एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि अगर हम दूसरे देश को कुछ भेज रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, यानी एक पक्षीय होता है।
तो ये सारी चीज़ें मिला करके विजिबल कंपोनेंट्स और इनविजिबल कंपोनेंट्स को मिला करके करंट अकाउंट तैयार किया जाता है। करंट अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड का, बैलेंस ऑफ जो है इनविजिबल ट्रेड का, या ट्रांसफर पेमेंट या इन यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का एडिशन होता है। तो इस तरीके से करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें डेबिट पार्ट और क्रेडिट कार्ड पार्ट्स को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट को देख लेते हैं कि करंट अकाउंट में किस तरीके से क्रेडिट का पार्ट में क्या चीज़ें होती हैं, डेबिट पार्ट्स में क्या चीज़ें होती हैं। क्रेडिट हमेशा रिसिप्ट को दिखाता है, डेबिट हमेशा पेमेंट को दिखाता है। मतलब रिसिप्ट मतलब कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमारी रिसिप्ट हो जाएंगी, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसके बदले हम दूसरे देशों को कुछ भेज रहे हैं, कुछ भुगतान कर रहे हैं, वो हमारा डेबिट में हो जाएगा। तो क्रेडिट पार्ट्स में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। डेबिट पार्ट्स में इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं। मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम क्रेडिट पार्ट्स में इंक्लूड करेंगे, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम डेबिट पार्ट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट को दिखाया गया है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस शीट जो है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का एडिशन होता है। तो जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो उसमें क्रेडिट पार्ट में, डेबिट पार्ट में एक तरफ जो है करंट अकाउंट की चीज़ों को यानी क्रेडिट की चीज़ों को लिया जाता है, दूसरी तरफ डेबिट की चीज़ों को लिया जाता है। तब जो है एक तरफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स किए जाते हैं। फिर उसी में ही कैपिटल पार्ट का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बोरोइंग पार्ट को शो किया जाता है कि हम दूसरे देश से कितना हम ले रहे हैं उधार, और दूसरे देश को जो हम उधार देते हैं तो वो डेबिट पार्ट को दिखाता है। तो उन दोनों का जो एडिशन होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट की मीनिंग क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब कि एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम में किसी देश की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करता है, उनको दिखाता है कि किसी देश की असेट्स बढ़ रही हैं या लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, या असेट्स कम हो रही हैं, लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं, उनको दिखाता है। और असेट्स या लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? असेट्स मतलब क्या है कि कोई फॉरेन कंपनी आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कोई कंपनी लगा रही है, तो क्या हो रहा है उसके जो असेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, विदेशों तक फैल रहे हैं उसके असेट्स। ठीक है, तो ये असेट्स में इंक्रीजेस को दिखाता है। या फिर अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो अगर हम दूसरे देश से कुछ उधार ले रहे हैं तो हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, उधार इंक्रीज़ हो रहे हैं, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इस तरीके से जो कैपिटल अकाउंट है वो असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस को दिखाता है एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसमें ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें मेनली बोरोइंग एंड लेंडिंग की बात की जाती है, उधार देने की बात की जाती है या उधार लेने की बात की जाती है। ठीक है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंजेस को दिखाता है ये कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर हम बोरोइंग करेंगे, बाहर से कुछ उधार लेंगे तो क्या होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएंगे। हम उधार देंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को दिखाता है कि कितना हम फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, कितना नहीं है। ठीक है, तो मेनली जो कैपिटल अकाउंट है वो बोरोइंग एंड लैंडिंग को शो करता है। तो कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एक लॉन्ग रन कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा होता है शॉर्ट रन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट रन कैपिटल अकाउंट में जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेने की बात की जाती है, जो कि 6 महीने 1 साल की बात की जाती है। ठीक है, लेकिन जो मेनली जो कैपिटल अकाउंट डिपेंड करता है वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन के लिए दिखाया जाता है। उसमें जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जाती है, लैंडिंग की जाती है, उसको दिखाता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि लॉन्ग रन जो कैपिटल अकाउंट है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डेब्ट क्रिएटरी, दूसरा है नॉन डेब्ट क्रिएटरी। डेब्ट क्रिएटरी मतलब क्या होता है, जिससे कि डेब्ट क्रिएट हो किसी देश के ऊपर। नॉन डेब्ट क्रिएटरी में जो डेब्ट क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तो डेब्ट कैसे क्रिएट होता है? तो पहले जो मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अकाउंटिंग प्रोसेस से बैलेंस में रहता है, लेकिन अगर हम उसे बेवरिस्टिक प्रोसेस से देखें तो कभी भी बैलेंस में नहीं रहेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि कैपिटल जो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में रहता है, मोस्टली वो डेफिसिट में रहता है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव बात करें। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम होता है। हम दूसरे देशों से चीज़ें मंगाते ज़्यादा हैं लेकिन दूसरे देशों को भेजते कम है, जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहेगा क्योंकि हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसको डेफिसिट में है तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाता है, लोन लिया जाता है।
चाहे वो दूसरे देशों से लोन लें, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लोन लें, तो किस तरीके से इसको फुलफ़िल करने के लिए लोन ही लिया जाता है और उसका लोन का भुगतान किया जाता है विद इंटरेस्ट। तो जब विद इंटरेस्ट लोन का भुगतान करेंगे तो क्या होगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा किसी देश के ऊपर जब इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, डेब्ट क्रिएट होता है किसी भी देश के ऊपर। तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स से डेब्ट क्रिएट होता है। पहला है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब क्या है इसका, एक इसमें कोई देश किसी दूसरे देश से उधार ले रहा है, चाहे हम दूसरे देश से उधार ले, चाहे दूसरा देश हमसे उधार ले, तो हमें उसका भुगतान तो करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया बायलेटरल। दूसरा है एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट मतलब कि जो हमारे देश के लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने बैंक में फॉरेन बैंक्स में जो मनी है डिपॉजिट्स कर रहे हैं, उसके बदले वो बैंक्स उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी डेब्ट क्रिएट करता है। लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जो भी करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसे कंपनसेट करने के लिए हम जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे हम लोन लेते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ये IMF हो, इनसे हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो इस तरीके से डेब्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में ज़्यादातर जो है किसी कंट्री के द्वारा किसी फॉरेन कंट्री की जो बैंक है, फॉरेन बैंक्स हैं, उनसे डॉलर डॉलर उधार लिया जाए, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये ज़्यादातर मात्रा में किया जाता है, इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो इन सारे पॉइंट से क्या होता है, किसी भी देश के ऊपर डेब्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन डेब्ट क्रिएटरी या FDI या FPI। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, या इसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो हम यहाँ जान लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में आ करके पैसा लगा रही है और अपनी कंपनी को भी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, और जिससे कि उसको उसकी ओनरशिप मिल रही है। ठीक है, मतलब वो पैसा भी लगा रही है और अपनी कंपनी भी लगा रही है और उसकी ओनरशिप भी उसके हाथ में है, तो इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिर है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरी देशी कंपनी में पैसा लगा रही है, मतलब उसकी ओनरशिप उसके पास नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश की कंपनी में जा कर के इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा कि कोई जो विदेशी कंपनी है वो अपनी कंपनी भी इन्वेस्ट कर रही है दूसरे देश में जा कर के, और वहाँ पे पैसा भी लगा रही है और उसकी ओनरशिप भी उसके हाथ में है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी कि कोई देश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, लेकिन किसी दूसरे देश की कंपनी में पैसा लगा रहा है, लेकिन उसकी ओनरशिप उसके पास नहीं है, जिसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये नॉन डेब्ट क्रिएटरी इन्वेस्टमेंट है। तो इन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है इसे हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, जिससे कोई देश जो है दूसरे देश की असेट्स या फिर लायबिलिटीज़ को क्रिएट करता है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, उसमें बोरिंग एंड लैंडिंग की बात की जाती है। इसमें मेनली देखा जाता है कि किसी देश के असेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को हमने डिस्कस किया। तब जो कैपिटल अकाउंट में हम ये क्रेडिट पार्ट्स में क्या आता है, डेबिट पार्ट्स में क्या आता है, हम ये कैसे जानेंगे। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कोई देश किसी दूसरे देश से जब उधार लेगा तो उसे हम क्या करेंगे, जब हम उधार लेंगे यानी कि हम बाहर से उधार लेंगे, बोरोइंग करेंगे विदेशों से, तो वो हमारे क्रेडिट में आ जाएगा, यानी वो हमारे रिसिप्ट में आ जाएगा, तो वो हमारे क्रेडिट पार्ट्स में उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम बाहर जब उधार देंगे तो वो हमारे डेबिट्स में आ जाएगा, क्योंकि हम बाहर कुछ अपना पैसा भेज रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, डेबिट्स पार्ट्स में शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट देखा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का एडिशन है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो भी बैलेंस शीट है वो दो पार्ट से मिलकर बनाई जाती है, एक है क्रेडिट, दूसरा है डेबिट। क्रेडिट हमेशा रिसिप्ट यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, तो वो हमारी रिसिप्ट में आ जाएगा। लेकिन जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे तो हम दूसरे देश को कुछ पेमेंट करेंगे तो वो हमारे पेमेंट में इंक्लूड होगा। तो इस टेबल के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से तैयार किया जाता है, यानी बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार की जाती है। तो पहले हम क्रेडिट पार्ट की बात करते हैं, रिसिप्ट पार्ट की बात करते हैं।
तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को देखा जाता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज को देखा जाता है और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स को देखा जाता है। फिर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड देखा जाता है, जो कि कैपिटल अकाउंट का पोर्शन होता है। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड यानी कि हम बाहर से कुछ अपने देश में उधार ले रहे हैं, तो वो हमारे देश में आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे रिसिप्ट में आ जाएगा। फिर इसी तरीके से डेबिट पार्ट्स यानी पेमेंट, तो पेमेंट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स, लैंडिंग टू अब्रॉड। लैंडिंग टू अब्रॉड मतलब क्या है, हम विदेशी को कुछ उधार दे रहे हैं, तो वो हमारे डेबिट पार्ट में शो होगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट तैयार की जाती है और इसमें इन सारी चीज़ों का एडिशन करके उसका बैलेंस देखा जाता है कि दोनों ही बैलेंस में होना चाहिए। इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस वो हमेशा बैलेंस में रहेगा, लेकिन वेवरेस्टी प्रोसेस से कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में नहीं रहता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स जो है वो हमारा डेफिसिट में रहेगा। करंट अकाउंट मोस्टली डेफिसिट में रहता है, कैपिटल अकाउंट ज़्यादा डेफिसिट में नहीं रहता है, लेकिन करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में रहता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी बैलेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा, इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार की जाती है, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, यानी जो हमारा करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में रहेगा तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा होगा, और अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में होगा तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम ये मेज़र कर सकते हैं कि हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना हमें दूसरे देशों से मिल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी में बदल रही है कि नहीं बदल रही है, या फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसको हम मेज़र कर सकते हैं इस बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस शीट के थ्रू हम इसको मेज़र कर सकते हैं, जो कि एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। और ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार किया जाए, जिससे ये जाना जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो इस वीडियो